बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कामरान नसीम बटालवी, अपने यूट्यूब चैनल के प्रोग्राम कामरान के मेहमान। आज के मेरे मेहमान हैं एक माहिर तलीम और माहिर सोशियोलॉजिस्ट, साबका चेयरमैन HEC हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पंजाब, बानी वाइस चांसलर गुजरात यूनिवर्सिटी और बानी वाइस चांसलर सियालकोट यूनिवर्सिटी, और इसके साथ साथ वो अक़वाम मुत्तहिदा में एशिया पैसिफ़िक के डायरेक्टर भी रह चुके हैं, और इससे बढ़कर वो सितारा इम्तियाज़ भी हैं, और वो हैं जनाब प्रोफेसर डॉक्टर निज़ामुद्दीन साहब। आइए चलते हैं और उनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? ठीक ठाक हैं? शोर हाँ जी, स्टार्ट करें। सर, अपनी इब्तदाई ज़िंदगी के हवाले से जो है ना वो कुछ हमें बताएं। इब्तदाई ज़िंदगी मेरी बड़ी रोमांटिक है। अच्छा। पार्टीशन के बाद हम लोग रहते थे इंडिया, हैदराबाद, दक्कन में। तो हमारे भाई साहब पहले पहुंच गए थे कराची, तो हमें बुलाया गया। हमारे माँ बाप तैयार नहीं थे। फाइनली वो लास्ट ईयर था 1953 का, फिर हम पाकिस्तान मूव कर गए कराची में। तो मेरी तालीम कराची में हुई। कराची यूनिवर्सिटी से मैंने पी ऑनर्स किया, मास्टर किया, और वहीं पे मैंने एक जॉब शुरू कर दी स्वीडिश प्रोजेक्ट में। स्वीडिश गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था, रिसर्च प्रोजेक्ट था। तो मुझे रिसर्च की जॉब पहले असाइनमेंट मिल गई, तो मुझे उससे बड़ी काफ़ी मेरी उसमें ग्रूमिंग हुई, क्योंकि वो फॉरेन एडवाइज़र थे, उनके साथ मैंने काम किया था। तो उसके बाद मुझे मौका मिला एक स्कॉलरशिप का, मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो मास्टर डिग्री करने के लिए चला गया, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मुझे वो स्कॉलरशिप दिया था। इसके बाद मुझे वापस आना पड़ा पाकिस्तान, क्योंकि स्कॉलरशिप में एक बॉन्ड लिख कर दिया गया था कि मैं वापस आऊँगा। फिर मेरी पोस्टिंग कराची से लाहौर हो गई। यहाँ पे वो इदारा गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया, तो मैं गवर्नमेंट के साथ फिर मुंसलिक हो गया 1970 में। तो 76 तक मैं लाहौर में रहा, रिसर्च पे काम करता रहा, और वहाँ पर अल्टीमेटली मैं एक्टिंग डायरेक्टर बन गया इंस्टीट्यूट का। उस दौरान मुझे एक स्कॉलरशिप मिला PhD करने के लिए। मैं यूनिवर्सिटी मिशिगन चला गया, नार्बर मिशिगन में, वहाँ PhD करने के लिए। वो 76 के सितंबर में मैं गया था। उसके बाद से दोबारा पाकिस्तान जब आया तो 2005 में आया था, तो काफ़ी अरसा बाहर रहा। उस दौरान मैंने यूनाइटेड नेशन में भी काम किया, और यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना चैपल हिल में पढ़ाया PhD करने के बाद। और फिर मैं जब UN से रिटायर होने लगा 2002 में, मुझे असाइनमेंट मिली प्रोफेसर ऑफ पब्लिक पॉलिसी इन कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क। तो वहाँ मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। जब मैं पढ़ा रहा था वहाँ पे, तो मुझे HEC की तरफ से एक ऑफ़र आई कि फॉरेन फैकल्टी प्रोफेसर आपको लाना चाहते हैं, मुझे एक्सपेट्रिएट पाकिस्तानी को लाना चाहते हैं पाकिस्तान, तो अगर हमारे साथ आएँ। तो पंजाब यूनिवर्सिटी में जो असाइनमेंट की, मैं फिर यहाँ आ गया। 2005 में पाकिस्तान में हूँ, अब तक यहीं पर। अच्छा, ठीक है। अच्छा सर, ये मैं पूछना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर एक नॉर्मली ये ट्रेंड चलता है कि लोग रिटायरमेंट के बाद बैरूनी दुनिया को अपना मस्कन बना लेते हैं, और बड़े फ़ख्र से अमेरिका और यूरोप में रिहाइश इख्तियार करते हैं। आपके अंदर वो कौन सी एक स्पिरिट थी जिसके तहत आप एक पुरसाइश ज़िंदगी, अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर पुरसाइश ज़िंदगी और सहूलियत को छोड़कर, और अमेरिकन यूनिवर्सिटी को छोड़कर पाकिस्तान में वापस आ गए? जब मैं शुरू में आया था फॉरेन फैकल्टी प्रोफेसर HEC की तरफ से, मेरा आया था सिर्फ 2 साल के लिए। ठीक है। मैंने छुट्टी लेकर आया था, बल्कि छुट्टी भी नहीं थी, समर में जाके वहीं पढ़ाया करता था। बाकी 2 सेमेस्टर यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी पढ़ाता था। उस दौरान में मुझे एक मौका मिला कि बार इंटरव्यू किया गया फॉर वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी गुजरात के लिए। उस इंटरव्यू में मुझे उन्होंने सेलेक्ट कर दिया, नाम मैंने दे दिया। फिर उसके बाद फिर मैं चला गया पढ़ाने के लिए कोलंबिया यूनिवर्सिटी। मुझे फ़ोन कॉल आई कि आपको CM साहब मिलना चाहते हैं। तो वो जो पोस्टिंग मेरी हुई, उन्होंने मेरा सिलेक्शन कर लिया गुजरात यूनिवर्सिटी के लिए। गुजरात यूनिवर्सिटी नई बन रही थी, तो मुझे कहा कि आप जाएँ, उसको अच्छी तरह की वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनाएँ, आपका एक्सपीरियंस वर्ल्ड क्लास है, पूरे वर्ल्ड में आपने काम किया हुआ है। उसने मेरा पूरा माइंड सेट चेंज कर दिया। जब मैंने वहाँ काम शुरू कर दिया, बिल्कुल स्क्रैच से यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग बनाने लगे, तो मुझे फिर ये लगा कि भाई पाकिस्तान में बहुत कुछ कर सकता हूँ। मुझे अक्सर लोग पूछते हैं आपकी इतनी सर्विस है, तो बेस्ट पीरियड कौन सा है? हालांकि मेरे पास यूनाइटेड नेशन बड़ी जॉब थी, झंडे में गाड़ी में झंडे लगे होते थे, मैं जब घूमता था
हेड ऑफ़ द स्टेट से मुलाकात होती थी, प्रोटोकॉल था। तो मैंने कहा सबसे मेरी अच्छी पोस्टिंग जो है वो गुजरात यूनिवर्सिटी की, क्योंकि मैं अपने हाथ से एक यूनिवर्सिटी बना रहा था, देख रहा था रोज़ ग्रो हो रही थी। तो वो खुशी मुझे इतनी हुई कि वहाँ से मेरा माइंड सेट भी बदल गया। फिर मैंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से रिज़ाइन कर दिया। बड़ी बात फिर है। मैंने कहा मैं यहीं कंटिन्यू करूँ। ठीक है। और जो सियालकोट यूनिवर्सिटी है वो गुजरात के बाद आप उसमें ये हुआ था, जब मैं गुजरात में था तो यूनिवर्सिटी जो गवर्नमेंट कॉलेज गवर्नमेंट वीमेन कॉलेज था वहाँ पे सियालकोट में, उसको उन्होंने यूनिवर्सिटी डिक्लेयर कर दिया। ठीक है। उसका शुरू में वाइस चांसलर नहीं बना था, तो मुझे उन्होंने उसका लगा दिया एडिशनल चार्ज देकर। ठीक है। वहाँ सियालकोट करीब में था गुजरात से, वहाँ 1.5 साल में वहाँ पे लगा रहा। 1.5 साल के बाद उन्होंने एक सिलेक्शन कर ली वाइस चांसलर की। जब वाइस चांसलर सेलेक्ट हो गई तो फिर मैंने उनको छोड़ के आ गया था। ठीक है। सर, बतौर चेयरमैन HEC पंजाब आपको कौन कौन से चैलेंज का जो है ना वो सामना करना पड़ा? एक्चुअली पंजाब HEC जब बनाई गई थी एक्ट के तहत, प्रोविंशियल असम्बली पंजाब ने उसको पास किया था। इट वाज द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन इन पंजाब आफ्टर द हायर एजुकेशन कमीशन इस्लामाबाद। चलन सबसे बड़ा ये था कि इस कमीशन को फाल बनाया जाए। जैसे होता है अक्सर, तो उन्होंने जब बना दिया कमीशन एक्ट के तहत, मुझे अपॉइंट भी कर दिया चेयरमैन। तो उनके पास ना ऑफिस था ना बजट था। अच्छा। पहला मेरा चैलेंज ये था कि मैं कहीं कोई ऑफिस ढूंढूँ, उसका बजट लेकर आऊँ। तो पहले 3 महीने तो मुझे तनख्वाह भी नहीं मिली, तो मैं इसमें लगा रहा। और लेकिन सपोर्ट बहुत थी गवर्नमेंट की तरफ से, खासकर सेक्रेटरी हायर एजुकेशन की तरफ से और चीफ मिनिस्टर की तरफ से, जिन्होंने मुझे बना दिया। मैंने फंडिंग में चेयरमैन था उसका। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे फंडिंग मिलना शुरू हुई। तो मुझे फिर सारे इंटरेस्टिंग काम मैंने बहुत सारे किए जो पहले नहीं होते थे। मसलन बहुत से लड़कियाँ ऐसी थीं जो बाहर पढ़ने नहीं जा सकती थी किसी वजह से, उनके लिए मैंने पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप लोकल कर दिया, डोमेस्टिक पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप। अच्छा अच्छा। फिर मैंने पाकिस्तान की कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज़ में कॉन्फ्रेंस वगैरह नहीं होती थी, तो मुझे फंडिंग मैंने उनको दी कि आप कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करें ताकि एक एकेडमिक माहौल पैदा हो जाए। रिसर्च ग्रांट मैंने दी और ट्रैवल ग्रांट दी, लोग जाके कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंटेशन करें। हाँ जी, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है कि उस अपने टेनोर के अंदर आपने कौन सी नुमायाँ जो है ना वो कारहाय जो है ना वो अंजाम दी है आपने? मतलब 2 काम नुमायाँ थे। एक तो ये था कि जो मेरा शौक़ भी था और ये ज़रूरत भी थी कि हर फील्ड की एक एकेडमी होती है। जी जी। पुलिस की एकेडमी होती है, सिविल सर्विस की एकेडमी होती है जी। टीचर्स की एकेडमी कोई नहीं थी। ठीक है। तो मैंने टीचर्स ट्रेनिंग एकेडमी बनाई। ठीक है। और गवर्नमेंट से नेगोशिएट किया कि कोई भी लेक्चरर जो है बिफोर वो पढ़ाने जाता है, किसी कॉलेज में जाती है, वो आके पहले ट्रेनिंग करें इन मेथडोलॉजी ऑफ टीचिंग में। गवर्नमेंट ने बात मान ली, तो हम 2 हफ्ते की ट्रेनिंग करते थे। और मेरे कैंपस बनाया था मैंने यूनिवर्सिटी एजुकेशन के तहत। अभी तक वो जारी है? अभी मैंने सुना है कि वो उस तरह से जारी नहीं है जिस तरह आपके दौर में उसका इनिशिएट किया गया था। वो जारी नहीं, वो अनफॉर्चुनेट बात है। मैं समझता हूँ कि हायर एजुकेशन के पास, बल्कि मेरा तो बिलीव ये है, रिकमेंडेशन ये है कि हर यूनिवर्सिटी में एक ट्रेनिंग सेंटर होना चाहिए जो कंटिन्यूस बेसिस पे, जिसको हम कहते हैं CPD, कंटिन्यूस प्रोफेशनल लेवल होनी चाहिए, ताकि वो हर नई नई चीज़ जो आती है फील्ड में, नई किताबें आ रही हैं, नई रिसर्च आ रही है, उसको ओरिएंटेशन देते जाए एक कंटिन्यूस बेस पे, ताकि टीचर्स ट्रेनिंग चलती रहे। अगर जब तक वो हर यूनिवर्सिटी में नहीं होता, लेकिन जैसे सिविल सर्विस अकेडमी है, इस तरह एजुकेशन ट्रेनिंग अकेडमी पंजाब में होनी चाहिए। इसी से ही वो एक और कनेक्टिविटी हो जाती है एक क्वेश्चन की सर, कि आप पाकिस्तान के अंदर कंपैरेटिव एजुकेशन को किस दर्जा पर देखते हैं और उसमें कहाँ तक जो है ना वो कमी है? एक्चुअली जब मैं कंपेयर करता हूँ पाकिस्तान के एजुकेशन को और ख़ासकर हायर एजुकेशन को, अगर मैं कंपेयर करूँ अपने रीजन से, साउथ एशिया से, तो हम लोग अनफॉर्चुनेटली बहुत पीछे हैं। हम इवन भूटान से भी पीछे हैं, छोटा सा मुल्क है। हमारी जो इन्वेस्टमेंट है हायर एजुकेशन पे दुनिया में सबसे कम और एशिया में भी कम, 1.7 है या 1.9% है और GDP उसका हायर एजुकेशन में 0.9% है, जबकि दुनिया में 13%, 14%, 16% होता है और इंडिया में 6% है। ठीक है। अच्छा सर, ये तो चूँकि कंपैरिजन हो गया ना कि हायर एजुकेशन कमीशन का दूसरे ममालिक के साथ, कंपैरेटिव जो स्टडी है एज अ सब्जेक्ट, उसको आप कैसे लेके चलते हैं? उसकी कितनी ज़रूरत है पाकिस्तान? क्योंकि इन्वेस्टमेंट बहुत कम रही। इन्वेस्टमेंट एक्चुअली हुई हायर एजुकेशन में जब से कमीशन बना था, 2002 में हायर एजुकेशन कमीशन बना, उस ज़माने में इन्वेस्टमेंट हुई है। उससे पहले कोई इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती नहीं थी। अभी भी क्योंकि पॉपुलेशन हमारी बहुत बड़ी है, हमारी यूथ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा, दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रोपोर्शन हमारे पास है, तो लिहाजा उस लिहाज से देखा जाए इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही।
दूसरी बात यह कि दुनिया बदल गई। अब वो डिग्री जो पहले हम देते थे, अभी भी दे रहे हैं, हम कहते हैं कन्वेंशनल डिग्री, BA, BSc, BCom या BS, आजकल उसकी नेचर बदल गई। जब तक हम डिग्रीज़ को प्रैक्टिकल स्किल डेवलपमेंट नहीं करेंगे, हम सही मानों में सही ट्रेनिंग को नहीं दे रहे हैं, हम सिर्फ दे रहे हैं बुकिश नॉलेज दे रहे हैं। तो मेरा आर्ग्यूमेंट ये, जो मैंने कॉलेज बनाया कि टास्क इसीलिए बनाया कि यहाँ मैं स्किल डेवलपमेंट करूँगा, सिर्फ डिग्री नहीं दूंगा, साथ साथ स्किल डेवलपमेंट करूँगा। ठीक है, तो वो ना ज़रूरी है। इसके बगैर आपकी जॉब मार्केट। निज़ामुद्दीन साहब ये बताएं कि पाकिस्तान की जो यूनिवर्सिटियाँ हैं वो एजुकेशन के नाम पर कारोबार करती हैं, ये एक जनरल कॉन्सेप्ट जो है ना वो डेवलप हो चुका, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? पहले मैं करता था काम थ्रू आउट माई लाइफ, पब्लिक सेक्टर में किया था। गुजरात यूनिवर्सिटी पब्लिक सेक्टर थी, 8 साल मैंने काम किया। ठीक है। फिर पंजाब कमीशन बना, वहाँ 4 साल काम किया। उसके बाद मुझे मौका मिला काम करने का प्राइवेट सेक्टर में। तो प्राइवेट सेक्टर के बगैर आपका जो एजुकेशन का जो स्टैंड वो जो है टारगेट है वो अचीव नहीं कर सकते। इस वक्त प्राइवेट सेक्टर जो है 45% हायर एजुकेशन को कवर कर रहा है। ठीक है। इसमें कुछ ख़राब बैड एग्स भी हैं, कुछ ऐसे इदारे भी हैं जिन्होंने इसको एक कारोबार बनाया हुआ है। एक मेजॉरिटी ऐसी नहीं है, मेजॉरिटी इन्वेस्ट कर रहे हैं। मिसाल देता हूँ आपकी सुपीरियर यूनिवर्सिटी जहाँ मैं काम भी करता हूँ एज ए प्रोरेक्टर। ठीक है। मिसाल देता हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर की, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में जहाँ मैं प्रोरेक्टर रहा हूँ। ये लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि डिमांड बहुत है, मार्केट बहुत बड़ी है, तो उससे पैसे भी कमा रहे हैं। लेकिन दे आर इन्वेस्टिंग इन हायर एजुकेशन। कुछ ऐसे इदारे हैं छोटे मोटे जो एक्चुअली इन्वेस्ट नहीं करते, फीस लेकर लो क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं। वो इदारों को मैं समझता हूँ उस पर ऑलरेडी HEC ने फैसला किए हुए, उन पर उनको बंदिश लगाई हुई है। जिस तरह वो उनको एडवर्टाइज कर देते हैं, उनके ऊपर चेक लगाया हुआ है। राइट। ठीक है। अच्छा सर, एक अलमिया ये भी है कि हमारे यूनिवर्सिटियों का नेटवर्क दिन ब दिन बढ़ रहा है, उसमें पब्लिक सेक्टर के अंदर भी और जो है ना प्राइवेट सेक्टर में भी। लेकिन अहम तरीन चीज़ ये है कि हम वर्ल्ड रैंकिंग के अंदर पहली 500 यूनिवर्सिटियों के में अंदर हमारा शुमार नहीं होता। उसकी बेसिक वजूहत क्या हैं? पहली बात है कि यूनिवर्सिटी रैंकिंग एक पूरा फील्ड है, प्रोफेशनल टेक्निकल फील्ड है। जो यूनिवर्सिटीज़ को जानती हैं, उसकी तैयारी करती हैं, वो नंबर रैंकिंग में आ जाती है। ये रैंकिंग ये होती है कि आपके पास कितने PhD हैं, आपका रेशियो PhD का नॉन PhD कितना, आपके पास कितने फॉरेन स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, आपके पास कितने रिसर्च प्रोजेक्ट आपने बनाए हुए हैं, ये लिए हुए हैं, और आपके पास बाहर के टीचर स्टूडेंट्स कितने आए हुए हैं पढ़ने के लिए। यानी कि वो जो कंपोनेंट्स हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर जो ये काम होता है, तो उनकी बहुत सी यूनिवर्सिटी का पता भी नहीं था। ठीक है। जब गवर्नमेंट ने देखा लोग पब्लिश हो रही है तो फिर अब उन्होंने शुरू कर दिया। अब हमारी कुछ यूनिवर्सिटीज़ रैंकिंग में आनी शुरू हो गई हैं और मुख्तलिफ रैंकिंग सिस्टम्स हैं। हमारे पास कई यूनिवर्सिटी आ चुकी हैं, पंजाब की भी, पाकिस्तान की भी, अब रैंकिंग में 500। आप कितने होपफुल हैं? मैं समझता हूँ जब जिस तरह का आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लोग, मैं देखता हूँ सुपीरियर यूनिवर्सिटी का बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रहा है रैंकिंग लाने के लिए। वो क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में उनकी रैंक 1 हो गया अभी पिछले साल से। तो जब उनको पता लग गया कि इसके बगैर हम आगे नहीं, तो उन्होंने रैंकिंग में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। मेरे ख्याल आगे हालात बेहतर होंगे, बदतर नहीं होंगे, पहले से बेहतर होंगे। अच्छा निज़ामुद्दीन साहब, एक क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि आप हायर एजुकेशन मिशन को जो ना वो डील करते रहे हैं, तो एक कंपैरिजन एक ग्रास रूट लेवल की एजुकेशन से करते हैं कि पाकिस्तान में अभी तक 26 मिलियन बच्चे, यानी कि 2 करोड़ 60 लाख बच्चे जो हैं वो स्कूलों तक उनकी रसाई नहीं है। ये एक पुराना डाटा है और कोविड से पहले का डाटा है, और पॉसिबिलिटी है कि ये डाटा जो ना वो 3 करोड़ तक जा पहुँचा हो। तो उसकी बुनियादी वजूहत क्या हैं? हम सबसे ये सुनते आ रहे हैं कि बच्चे पहुँच नहीं पा रहे, तो इसका हल क्या है? पहली बात तो ये कि अनफॉर्चुनेट बात है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क, जो दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से, और बहुत जल्द ये चौथा हो जाएगा। हमारी जो आबादी यंग लोगों की है वो सबसे ज़्यादा प्रोपोर्शन में है। ये यंग आबादी हमारे लिए एसेट बन सकती है। अगर उसमें इन्वेस्टमेंट आज कर लें तो आगे जाके हमारे लिए इन्वेस्टमेंट ये एसेट बन जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास हर मसले का हल ब्यूरोक्रेटिक लगा देते हैं कि जी हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तहसील में, हर शहर में बनेगा, जहाँ ज़रूरत है वहाँ नहीं बनेगा। मतलब स्कूल बनने चाहिए जहाँ पे ज़रूरत है, जहाँ बच्चे रहते हैं, तो वो स्कूल के दूर बने हैं तो बच्चे जा नहीं सकते, तो 10 मील 12 मील वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है। तो लिहाजा जब तक आप स्ट्रक्चर चेंज नहीं करेंगे तो वो एजुकेशन का गैप बढ़ता जाएगा।
मैंने इसके लिए प्रपोज़ल दिया था पिछले 2-3 महीने पहले। बड़ा आसान सा प्रपोज़ल है और ये बहुत प्रैक्टिकल है और ये इस्लामिक हिस्ट्री में होता रहा है। हर मदरसे को, हर मस्जिद को मदरसा बना दें, प्राइवेट सेक्टर, प्राइमरी स्कूल। वहाँ पंखे लगे हुए हैं, रनिंग वाटर है, बिजली बनी हुई है, सब कुछ है। आप सुबह 7 बजे से स्कूल खोल दें, वो फजर की नमाज़ मस्जिद बंद हो जाती है, आप 7 बजे के बाद स्कूल खोल दें। सर तो कई हैं ना मकतब मदरसा चल रहे हैं, गवर्नमेंट के तहत चल रहे हैं। हाँ, बहुत कम है। अच्छा, वो कम है। हर गांव में मस्जिदें वहाँ लगा, जबकि ये बच्चे बाहर घूमने के बजाय प्राइमरी स्कूल हो जाएगा तो फिर वो सेकेंडरी में करीब में उसको ट्रांसपोर्ट देकर सेकेंडरी तक पहुँचा सकते हैं। लेकिन जो प्लानिंग होनी चाहिए कि इसके साथ साथ सड़कें बनाई जाएँ और पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जैसे अमेरिका में होता है, हर बच्चे के लिए घर से बच्चों को लाया जाता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। वो घर में नहीं बैठ सकता कि मेरे पास ट्रांसपोर्ट, यानी कि रियासत देती है उसको स्कूल तक एक्सेस, क्योंकि लॉ है उनका कि कोई बच्चा घर में रह नहीं सकता। ठीक है, वो उसके लिए फिर यहाँ पे भी लॉ बन गया, लेकिन ट्रांसपोर्ट नहीं है, बच्चे जान सर ट्रांसपोर्ट के अलावा इकोनॉमिक प्रेशर भी तो एक होता है ना उसके लिए। लेकिन बहुत से लोग ये कहते हैं कि माँ बाप बच्चों को नहीं भेजना चाहते क्योंकि माँ बाप के लिए वो कमाई करके लाते हैं। अब एक गाँव में कहाँ से कमाई करके लाएंगे, ज़्यादा खेती बाड़ी में लगा देंगे। लेकिन अगर उनके स्कूल मिल जाते हैं तो पेरेंट भी चाहते हैं कि बच्चे जाएँ स्कूल में, ऐसी बात नहीं है। और अगर उनसे काम लेना ही है तो स्कूल के बाद उनको ट्रेनिंग करें, वोकेशनल ट्रेनिंग दे दें, वो कमाई भी लेंगे। लेकिन पहले उनको पढ़ना लिखना सिखा दें ना, सबसे बड़ी बात है पढ़ना लिखना सिखाना है। ठीक, उसके लिए बेहतर है कि पहले फ़ौरन उनको शुरू कर दें। और डूएबल है, ये बात को बड़ी सिर्फ फैसला करना है। एक उलमा की कॉन्फ्रेंस बुला लें, बैठ के बात कर लें, इसमें आपका कोई नुकसान नहीं है। आपका जो मौलवी साहब जो हैं वो पढ़ाएंगे इस्लामिक स्टडीज़, 2 और टीचर लगा देंगे इसके अंदर, इस्लामियात के, एक सोशल स्टडीज़ के, और चौथी हमने प्राइमरी पढ़ाना है लेकिन पढ़ना सिखाना है। इसके बाद हाई स्कूल में चले जाएंगे वहाँ से। ठीक है, ये इसका तरीका हाल इसका यही है। और जब अगर हम इंतज़ार करते रहेंगे कि पुलवामा वहाँ बनेगा, 50 साल और लगेंगे और आबादी और बढ़ती जाएगी। यानी कि इसी तरीके से हम अपनी जो एक बुलंद तादाद है बच्चों की जो स्कूल तक नहीं पहुँचे उसको कवर। एक और इस चीज़ में एडिशन हो रही है कि हमारे यहाँ एक ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल से प्राइमरी में इम्तिहान लेते हैं, सेकेंडरी में इम्तिहान लेते हैं, वो बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं। ठीक है, जो फेल हो जाते हैं उनको ड्रॉप कर देते हैं, स्कूल में अरेंज करने। ये भी गलत है कि उनको पढ़ाया जाए, स्कूल में रखा जाए, जब आ गए स्कूल में उनको कंटिन्यू करने दें। ठीक है, उनको स्पेशल जैसे आप ट्यूशन पढ़ाते हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं ट्यूशन, तो ये जो इम्तिहान लेना चाहिए 12वीं जाके, 12वीं ग्रेड में, जैसे अमेरिका में होता है। यहाँ पे 12वीं ग्रेड में नहीं होता, 5वीं में ले लेंगे, 8वीं में ले लेंगे। यानी कि वो जो प्राइमरी और जो ना वो सेकेंडरी लेवल जो है ना वो जैसे जैसे दर्जे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे एक। अच्छा सर, ये बताएं कि एक चीज़ होती है डिमांड एंड सप्लाई। पाकिस्तान के अंदर अभी भी बहुत ज़्यादा एजुकेशन जो ना वो उसके अंदर डाइवर्सिटी आ चुकी हुई है और यूनिवर्सिटियाँ भी बेबहा बन चुकी हुई हैं। उसके नतीजे में हम लाखों डिग्री होल्डर्स पैदा कर रहे हैं। तो एज़ कंपेयर्ड डिग्री होल्डर्स जो है वो जॉब्स जो है ना उसकी क्रिएशन क्यों नहीं हो रही? वो कौन से टूल्स हैं जिसको हम स्किप कर रहे हैं कि उस लेवल पर जितने डिग्री होल्डर्स प्रोड्यूस होते हैं उतनी ही जॉब सोसाइटी के अंदर प्रोड्यूस हो तो मुल्क खुशहाल हो जाए। यूरोप और वेस्टर्न के अंदर आप इसका कंपैरिजन कैसे करते हैं और पाकिस्तान के अंदर जो ना ये चीज़ क्यों है? ये बहुत ही अहम सवाल आपने रेज़ किया है। हमारे मुल्क में इंडस्ट्री और एकेडमिया का लिंकेज जो स्ट्रॉन्ग नहीं है, और जो हमारे पास इंडस्ट्री वाले हायर करते हैं लोगों को, वो ट्रेन लोगों को भी नहीं हायर करना चाहते। वो सस्ते लोग छोटे को हायर कर लेंगे, आके काम कर लें, आके ऑन द जॉब सीख लें। आप जर्मनी की मिसाल ले लें, वहाँ 8वीं ग्रेड में जब बच्चा पहुँचता है उसको ऑफ़र दी जाती है उसकी एप्टीट्यूड टेस्ट करने के बाद कि वो किस फील्ड में जाएगा, टेक्नोलॉजी में जाएगा, इंजीनियरिंग में जाएगा, मेडिसिन में जाएगा, तो उसके हिसाब से उसको डिवाइड कर देते हैं। हमारे यहाँ ये इंतज़ार करते हैं इंटरमीडिएट तक, फिर उनको स्किल के, हमारे जो कॉलेजेस हैं यूनिवर्सिटी उसमें स्किल डेवलपमेंट नहीं होती, सिर्फ लिखना पढ़ना सिखाया जाता है। ट्रेडिशनल अंदाज में किताबें पढ़ाई जाती हैं, बहुत से सिलेबस करिकुलम होते हैं, लेकिन आज के ज़माने में जो रिक्वायरमेंट है वो स्किल की है। दुनिया में इस वक्त जो मेरी इन्फॉर्मेशन है कि 15 मिलियन जॉब्स इस वक्त मौजूद हैं जिसको लोग नहीं मिल रहे हैं। हमारे यूरोप में, पूरे वर्ल्ड में लोग नहीं मिल रहे हैं, तो वो चाहते हैं हम सर्टिफिकेशन करके उनको वहाँ लेकर आएँ। अच्छा। और हर साल 25-30 मिलियन जॉब जो है वो लॉस्ट हो रही है, और ट्रेडिशनल जॉब्स उसकी जो रिक्वायरमेंट नहीं। मतलब रोबोटिक्स आ गई है,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, ठीक है, ऑनलाइन टीचिंग आ गई, कई तरीक़ों से वो जॉब जो होती थी कन्वेंशनल जॉब वो ख़त्म हो गई। अब नई जॉब जो पैदा हो उसके लिए आपको ट्रेन मैन पावर नहीं है। अगर हम पाकिस्तान में, क्योंकि हमारी आबादी ज़्यादा है यंग लोगों की, और हम ट्रेन करके उनको भेज सकते हैं बाहर। लेकिन ये बात भी सही है कि पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है और उसकी बहुत बड़ी आबादी है, तो इतना ज़्यादा हमारे पास ना कोई नेचुरल ऑयल है ना कोई और चीज़, हम जॉब कैसे पैदा करेंगे? तो जॉब इतनी हम पैदा नहीं कर सकते। ये वजह है कि हमारे पास हर साल 18,000 इंजीनियर्स पैदा हो रहे हैं, लेकिन 1,000 को भी जॉब नहीं मिल रही। ऐसे ही, क्योंकि उनके पास जॉब है ही नहीं। लेकिन लोग पढ़ना चाहते हैं, पढ़ने का शौक़ है, उनको उम्मीद यही है कि मैं इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे तो जॉब मिल जाएगी। तो ये बड़े सुहाने ख्वाब देखते हैं और जब वो प्रैक्टिकली फील्ड में जाते हैं तो लेकिन इसको स्ट्रांगली कोलैबोरेट करना चाहिए कि बाहर की डिमांड क्या है, बाहर के मुल्क में। यानी कि आपका मतलब है कि इंटरनेशनल सिनेरियो में देखते हुए इसको मैनेज करना चाहिए। देखिए जितने मुल्क है, जैसे श्रीलंका है, फिलीपींस है, इंडिया है, इन्होंने बाहर की मार्केट देखी है और ट्रेन करके उनको बाहर भेजते हैं। हमें भी वही करना पड़ेगा। हम पहले करते थे, हमारे मेडिकल डॉक्टर सारे के सारे जाके सऊदी अरेबिया में काम करते थे। अब वो और लोग कंपटीशन आ गया है, तो हमें उस कंपटीशन के साथ कम्पिटिटिव डिग्री देनी पड़ेगी। तो लिहाजा हमारी जो डिग्रीज ली जा रही हैं यहाँ की वो कंपेटेबल नहीं है, वो कम्पिटिटिव नहीं है। तो उसको अच्छा, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, इसी से एक सवाल निकल रहा है कि अगर आप स्किल डेवलपमेंट पे ज़ोर डालते हैं तो सर स्किल डेवलपमेंट तो जो है ना वो शॉर्ट कोर्सेज़ के ऊपर भी पॉसिबल है। तो फिर जो एक फॉर्मल डिग्री है, 4 साल डिग्री है, अगर हम उसका कंपैरिजन करते हैं तो इतनी इन्वेस्टमेंट करके आज आके फिर स्किल डेवलपमेंट के तहत ही जो है ना वो डिप्लोमा के तहत जॉब मिलनी है, तो फिर उन डिग्रीज़ का क्या फ़ायदा है? उसकी वजह यह है कि हमारे जो कल्चर है, पाकिस्तानी कल्चर या डेवलपिंग कंट्री का आमतौर पे हमारा ज़्यादा है कि हमारे पेरेंट्स और यंग लोग डिग्री को पसंद करते हैं। कहते डिग्री नहीं है तो तुम क्वालिफाइड, तो एजुकेटेड नहीं हो। एक कॉन्सेप्ट उसको चेंज करना पड़ेगा। लेकिन जो जर्मनी में लोग जाते हैं 8वीं के बाद, इसे मिथ कह लें, उनका मिथ, उसकी उन पर डिग्री नहीं होती, उनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिल जाता है। हमें ऐसे वो करने पड़ेंगे। हमारी इंडस्ट्री जो है, हमारी पहली बात, हमारी बड़ी इंडस्ट्री नहीं है। जो भी छोटी मोटी इंडस्ट्री, वहाँ पे उनके साथ कोलैबोरेट करके, एग्रीमेंट करके कि आपको कौन से लोग चाहिए, उसके हिसाब से ट्रेन करें। तो उनको पहले ही साल, मतलब अगर आपने BA में पढ़ना है, BS में पढ़ रहे हैं, उनको लगा दें ट्रेनिंग पे। तो हमने ये किया। आजकल खासकर जो एंटरप्रेन्योरशिप का ज़माना है, तो बच्चे आजकल साथ साथ अपने तौर पे एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं, ठीक है, इनकम जनरेट कर रहे हैं। तो वो आहिस्ता आहिस्ता छोड़ भी रहे हैं कॉलेज को, उस पर स्पेशलाइज कर रहे हैं। ये ट्रेंड शुरू हो गया है। लेकिन हमें चाहिए, हमें यूनिवर्सिटी के सिलेबस में, करिकुलम में चेंज लाया जाए कि उनको एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लेके जाया जाए, जॉब क्रिएशन पे लगाया जाए और वो स्किल सिखाए जाए जो मार्केट में उनको जॉब मिल सकती है। यहाँ रहते हुए इंटरनेशनल काम करते हैं, ऑनलाइन जॉब उनको मिल सकती है। तो बहुत से लोग कर रहे हैं, मेरे कई कॉलीग हैं जो ऑनलाइन जॉब कर रहे हैं और उनको अच्छी खासी तनख्वाह मिलती है। उनके पास डिग्री है, उन साथ में स्किल डेवलप करनी, कोई सॉफ्टवेयर बनाता है, कोई मार्केटिंग करता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग करता है, वो जॉब मिल जाती है। निज़ामुद्दीन साहब, आप ने अक़वाम मुत्तहिदा के अदारा में मुलाज़मत की, उस दौरान आपने दुनिया के कितने ममालिक के अंदर जो है वो विज़िट किया और बतौर सोशियोलॉजिस्ट आपने जो है ऐसा क्या फील किया कि जो कि आप पाकिस्तान के लिहाज से उसमें कमी फ़ील करते हो? मैंने सोशियोलॉजिस्ट की हैसियत से, एक और फील्ड है सोशियोलॉजी की, वो डेमोग्राफर कहते हैं, वो उस पर मैंने यूनाइटेड नेशन ज्वाइन किया था एज ए टेक्निकल एडवाइज़र। तो मैंने 4 कंट्रीज़ में स्टेशन था। सबसे पहले जॉर्डन गया, फिर इजिप्ट गया, फिर इथियोपिया गया, फिर बीच में मैंने पोस्टिंग की सूडान वगैरह की। दैन न्यूयॉर्क में आ गया, वहाँ पे 14 साल लगाए, 10 साल फील्ड में लगाए, 14 साल न्यूयॉर्क में लगाए और 120 कंट्री के करीब मैंने ट्रैवल किया। मेरी लास्ट पोस्टिंग जो थी डायरेक्टर एशिया पैसिफिक रीजन की थी, जिसमें सारे एशिया के कंट्रीज़, पैसिफिक कंट्रीज़ और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ भी शामिल थे। तो ये बहुत बड़ा मेरे लिए एक वो था, मौका था जो अल्लाह ने मुझे दिया कि उससे मैं इसको, इतने बड़े डिवीज़न को हेड कर रहा था UN में, हेडक्वार्टर में। तो मुझे हर महीने में 2 दफ़ा 2 कंट्री जाना पड़ता था, मुख्तलिफ कंट्रीज़ में। तो लेकिन ड्यूरिंग मेरी पोस्टिंग जो थी फील्ड में, मैंने कुछ चीज़ सीखी थी। मैंने इजिप्ट में देखा कि वहाँ पे सेंसस का मैं एडवाइज़र था। तो वहाँ पे पता लगा कि भाई कोई इंस्टीट्यूशन जो है
इजिप्ट में, ख़ासकर मस्जिद जो है वो कोई बंदा नहीं बना सकता, कोई ग्रुप नहीं बना सकता। मस्जिद बनाई जाएगी स्टेट, उसका डिज़ाइन था पूरा एक, ठीक है। और मस्जिद का एक डिज़ाइन है, एक तरफ राइट साइड पे हेल्थ सेंटर होता था, लेफ्ट पे वो होता था फ्यूनरल, और बीच में स्कूल था, ठीक है। ये हर मस्जिद का गवर्नमेंट बना के देती थी। नमाज अजान की दफ़ा होती थी, और जो जुमे का खुतबा एक ही तरह का होता था, सेम खुतबा होता था, सब गवर्नमेंट बना के देती। तो मैंने देखा कि वो मस्जिद जो इस्लामिक इंस्टीट्यूशन थी, उसको कम्युनिटी सेंटर कहते हैं ना, हमारे यहाँ मस्जिद नहीं है, हमारे वहाँ 5 बजे बंद कर देते हैं। अच्छा। और हर बंदे ने अपनी अपनी मस्जिद बना के रखी है, उसको बिजनेस, वो बिज़नेस नहीं हुआ, गवर्नमेंट बना के दे। चर्च भी नहीं बना सकता, कोई चीज़ नहीं बना सकते गवर्नमेंट की मर्ज़ी के बगैर। ठीक हो गया। तो मैंने ये सीखा कि वो उनके जो इदारे हैं, मस्जिदें जो हैं बड़ी यूज़फुल हैं कम्युनिटी के लिए। वो डॉक्टर फ्री सर्विस आके देते हैं, टीचर फ्री आके पढ़ाते हैं एज ए कम्युनिटी सर्विस, और सेंटर बना हुआ है। तो एक चीज़ मैंने देखी कि वो जब मैं इजिप्ट में, जब मैं जॉर्डन में था, उससे पहले जॉर्डन का जो बादशाह था किंग हुसैन था उस ज़माने में, जब मेरी पोस्टिंग थी, प्रिंस हसन उस ज़माने में था। प्रिंस हसन एक रॉयल साड़ी चलाया करता था, उसको भी शौक़ था एजुकेशन का। उन्होंने बड़े प्यार से एजुकेशन, एग्रीकल्चर पे डेवलपमेंट का काम किया, लेकिन जब ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट उन्होंने एजुकेशन पे की। ठीक है। और इदारे बनाए, जॉर्डन यूनिवर्सिटी बनाई, यरमूक यूनिवर्सिटी बनाई, छोटा सा मुल्क था। लेकिन मैं जब देखा कि जो इन्वेस्टमेंट वो कर रहे थे एजुकेशन, उनका फ़ायदा उनको होता था। उनके बहुत से जो लोग थे सिटीजन जाके गल्फ़ में काम करते थे, और बड़े अच्छे तरीके से इंजीनियर्स, लॉयर्स, डॉक्टर्स बन के जाते थे। ये उनके लिए ज़रा मुबादला भी था, ज़रा आमदनी भी थी, और फॉरेन एक्सचेंज भी था। हमने देखा कि शुरू से हम ये अच्छा हम चल रहे थे पाकिस्तान में, हमारे डॉक्टर्स को ट्रेन करके हम सऊदी अरेबिया वगैरह भेजते थे। आहिस्ता आहिस्ता वो बात ख़त्म हो गई, अब आबादी बढ़ती गई, इदारे ज़्यादा नहीं बढ़े, वो ट्रेनिंग प्रोग्राम ज़्यादा नहीं, क्वालिटी पे कंट्रोल भी नहीं रहा। तो लिहाजा मैंने देखा कि हम बहुत पीछे रह गए इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, एक्सेस, इन्वेस्टमेंट। दूसरे मुल्क आगे बहुत कम, दूसरे मुल्क आगे निकल। अच्छा। मैं कहना भूटान के पास 14% ऊपर से खर्च करते हैं एजुकेशन, हम करते हैं 1.7%। देखिए ना कितना, तो ये हमारे बहुत पीछे रह गए इस बारे में। अभी मेरा ख्याल एक ही हुकूमत ने शायद उसे 4.5 तक ले करना चाहते हैं, किया किसी ने नहीं। अभी जो बजट है उसके अंदर 1.9% है, ये जो हमारा प्रेजेंट बजट है, और उस पर हायर एजुकेशन उससे भी कम है, वो 0.9 है। अच्छा। तो ये जो है ना हमारे, ये तो सही ये बात है। तो दूसरी बात मैं ये देखी कि हमारे यहाँ की एक डाइवर्स सोसाइटी हमारी है, हम लोग एथनिकली डाइवर्स हैं। कोई पंजाबी है, कोई सिंधी है, कोई बलोची, कोई पठान। ये चीज़ मैं देखी थी बॉस्निया में, मैं जब ट्रैवल कर रहा था, कि वहाँ पे भी स्लाविक थे, लेकिन मुस्लिम भी थे, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन भी थे। अच्छा। वो कॉर्डिनेट क्रिश्चियन, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन थे। अच्छा। तो उनमें आपस में एक ज़माना था कि वो मिलजुल के रहते थे, शादी भी करते थे। अच्छा। उनको पता नहीं था कि वो कि मुस्लिम कहते अहले किताब है, शादी करते। लेकिन जब उन्होंने एथनिक क्लींजिंग शुरू की यूगोस्लाविया ने कंट्रोल करने के लिए, देखा ये उभर रहे हैं मुसलमान बंद करने के लिए, तब उनके में एहसास जाग हुआ। तो मैं कहता था कि अगर मेरे पास एक ज़माने में कॉन्फ्रेंस में गया था कनाडा में, मेरे साथ बैठा था मुस्लिम मिनिस्टर, हर जगह बॉस्निया का था। तो मैंने पूछा से क्या हुआ, कि उनसे मैंने देखा कि हम लोग उनके साथ थे, हमें वो सेकंड क्लास सिटीजन ट्रीट करने लगे। हमें ना पोस्टिंग मिलती थी, डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो गई। ठीक है। तो फिर हमने सोचा कि अगर हम इस तरह डिस्क्रिमिनेट होते जाएंगे तो हमारी एजुकेशन का फ़ायदा कोई नहीं होगा। तो हमने फिर एक रिवोल्ट पैदा हुआ। ठीक है। तो हमने रिवोल्ट करना शुरू किया, उन्होंने पे अटैक कर दिया। तो मैंने देखा कि एज सोशियोलॉजिस्ट कि हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स साथ रहने के बावजूद मज़हब के नाम पे सोसाइटी बदल सकती है, बदल जाती है। ये बॉस्निया में हुआ कि पहले लग रहा है सेक्युलर है, बेहतर है। जब जो देखा कि अपने राइट्स के बाद, ये बात इंडिया में भी हो रही है कि जब मज़हब के नाम पे लोग बहुत नुकसान भी उठाते हैं और नुकसान पहुँचाते भी हैं, दोनों तरफ से काम होता है। तो इंस्टीट्यूशन ऑफ रिलीजन को मिसयूज़ किया गया है। अच्छा। जो हमारे यहाँ मिसयूज़ किया गया और जगह इस्तेमाल किया गया। अब ये तरीका ये है कि हम क्या करें, हमें चाहिए था अच्छी सोशोलॉजिकल स्टडी करते हैं पाकिस्तान की इतनी ग्रुप्स हैं, उनको कैसे साथ लाया जाए, इतनी ज़बानें हैं, कैसे मिलाया जाए। बस उसकी लड़ाई करके झगड़ा कि तुम गलत हो, तुम बलोची हो, तुम
फलां तो वाला उसको अलग कर दिया, हमें हालांकि चाहिए था। और सबसे बड़ा नुकसान जो हमने पहुँचाया गया 1 यूनिट ने पहुँचाया था। ठीक है, कोशिश की सबको 1 यूनिट बनाने की, उनके वो बड़ा नुकसान पहुँचाया था। हमारी डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी को इस्तेमाल करो, उसको बिल्डअप करो। तो जैसे आपके पास डाइवर्सिटी एथनिक ग्रुप की है ना, इराक में भी है, टर्की में भी है, देखो उसको कल्टिवेट करते हैं, हमने वो नहीं किया, हम उसको प्रोडक्टिव वे में लेके चलते हैं। तो वो मैंने जो सीखा वहाँ पे उसके बाद इथियोपिया में एक चीज़ देखी जो मज़हब के नाम पे मुसलमानों को नुकसान पहुँचाया गया था। क्योंकि मैं वहाँ पे सेंसस करवाता था, वन ऑफ माई प्रोजेक्ट वॉज सेंसस। तो मेरे पास लोग आते थे मुसलमान, अच्छा, कि जो हमारा नाम ये है, लेकिन हमें रखा गया क्योंकि हमारा जो बादशाह था वो नौकरी देता नहीं था बगैर नाम चेंज किए हुए। अच्छा, तो बस उन्होंने नाम चेंज कर दिया। जैसे सेंट्रल एशिया में भी हुआ था, यानी कि जबरन उनको जो है ना वो क्रिश्चियन बनाया गया, नाम से नाम बदल दिया गया। ठीक है, तो ताकि उसकी आबादी का हिस्सा जो है ना नाम के लिहाज से देखा जाए। अच्छा, तो वैसे तो उससे फिर मुस्लिम जो मेजोरिटी थी वो मिनॉरिटी बन गई, यानी कि इथियोपिया के अंदर ये हुआ है। ठीक, और ये अक्सर होता है जहाँ जहाँ लोग पॉलिटिकल पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं सेंसस को। जैसे हमारे यहाँ अभी कराची में जो है बहस चल रही है कि वो कराची वाले एक्सेप्ट नहीं करते पाकिस्तान के सेंसस रिज़ल्ट को, कहते हमारे नंबर कम काउंट किए गए। उनका ये दावा है कि हमारी आबादी ज़्यादा है और सेंसस ने हमें कम दिखाया है, तो हम दोबारा सेंसस करवाएंगे। ये प्रेजेंटली ये बात कर रहे हैं आप? जी, अब सिंध में। हाँ, ठीक है। तो कहते हमारा नंबर ज़्यादा है, अब दोबारा सेंसस करेंगे तो हम इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, वरना नहीं। अच्छा, यानी वो मुतमिन नहीं है? मुतमिन नहीं। तो ये बड़ा मुझे शौक़ मेरा पढ़ाने का भी मेरा मौका मिला, इजिप्ट में भी, जॉर्डन में भी, बतौर माहिर इमरानियत आपने, ये आपकी ऑब्जर्वेशन थी? ठीक है। अच्छा सर, माशाल्लाह आप सितारा इम्तियाज़ भी हैं, और इस सितारा इम्तियाज़ को ज़ाहिर है कि एक आप एडमराइशन होती है आपकी, जो है ना वो आपकी जो है ना वो एडमिट किया जाता है आपकी कारकर्दगी को, सलाहियत को। तो इसको आप कैसे फ़ील करते हैं और इसके पीछे कौन सी मेन छुपी हुई है? मुझे जब मैं गुजरात में था तो मुझे नहीं पता लगा। एक फॉर्म भरा जाता है हर साल, एक चीज़ भरवाता है कि आपकी क्या क्या अचीवमेंट हैं, तो मैंने भर के भेज दिया। अच्छा, तो मुझे नहीं पता था कि वहाँ कमेटी 3 कमेटी होती है, एक कैबिनेट कमेटी होती है, एक HC कमेटी होती है, एक प्रोफेशनल कमेटी होती है। ठीक है। मुझे इसे उन्होंने मेरा नाम भेज दिया बिकॉज ऑफ दी माई कंट्रीब्यूशन टू दी फॉर्मेशन ऑफ गुजरात यूनिवर्सिटी। मैं किस तरह से स्क्रैच से उस यूनिवर्सिटी को आगे लेके चला गया और स्टूडेंट की आबादी का वह फैसिलिटीज ऐसी पैदा की गई, उन सबको उसको एक्नॉलेज करने के बाद मुझे उन्हें सितारा इम्तियाज़ दिया गया था। आखिरी सवाल करना चाहूँगा कि लोग रिटायरमेंट के बाद आराम करते हैं, दुनिया घूमते हैं, दुनिया तो माशाल्लाह आप घूम चुके हैं, तो वो कौन से मुहरकात थे जिनकी बना के ऊपर आपने एक अपने ज़ाती खलदूनिया इंस्टीट्यूट की बुनियाद रखी? एक्चुअली जब मैं पाकिस्तान आया था तो ये नीयत नहीं थी कि मैं परमानेंट सेटल हो जाऊँगा, लेकिन जब जो मौका मिला काम करने का, ख़ासकर गुजरात यूनिवर्सिटी को बनाने का, उसने मेरा माइंड सेट को चेंज कर दिया कि एजुकेशन में बहुत कुछ यहाँ हो सकता है। मैं एक क्लास पढ़ाता था कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, 2 क्लासेस थी मेरी, एक में 28 स्टूडेंट थे, एक में 22 थे। तो मैं 2 दफ़ा दफ्तर में जाता था पढ़ाने के लिए, घर के करीब ही था मेरा। मैंने वहाँ कहाँ वो और यहाँ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स की ज़रूरत है। फिर मैंने फैसला किया कि मैं यहाँ बैठ के कोई काम यहाँ ग्रेट सेक्रीफाइस। तो ये देखा कि इसमें पब्लिक सेक्टर में जो कुछ पढ़ाया जा रहा है या हो रहा है उसमें वो चीज़ स्किल डेवलपमेंट नहीं हो रही है। तो मैंने कहा मैं ऐसा कॉलेज बनाऊँगा जिसमें स्किल डेवलपमेंट पर जोर ज़्यादा होगा, ताकि लोग जब ग्रेजुएट करके निकलेंगे यहाँ से तो कुछ जॉब पहले से उनके पास हो, यहाँ पर हो या बाहर हो। उसकी मैं पहले ही प्लानिंग, उनको ज़बान सिखाऊँगा, कंप्यूटर स्किल सिखाऊँगा, प्रेजेंटेशन वो कोर्स के अलावा होंगे, तो वो फ्री कॉस्ट होंगी। ये मैं स्किल डेवलपमेंट करूँगा, मेरा यही ख्वाहिश है। और मुझे पूरी उम्मीद है इस स्किल से हमारे जो ग्रेजुएट निकलेंगे उनका पहले से ही इंशाल्लाह मार्केट में एक नाम होगा। तो और फिर मैंने कुछ प्रोफेशन शुरू ऐसे किए हैं, डॉक्टर फार्मेसी, डॉक्टर फिजिक्स, इनकी डिमांड ऑलरेडी है, यहाँ पे भी है, बाहर भी है। मैं आगे जाके नर्सिंग भी खोलना चाहता हूँ। ठीक है। तो मैं चाहता हूँ ऐसे फील्ड करें जिसमें बाहर की ज़रूरत डिमांड है, उनके लिए डिमांड बाहर है। तो यहाँ से ग्रेजुएट करें और उनके साथ पहले से उनकी तैयारी करें, उनको फैसिलिटी करें वीज़ा लेने के लिए, और बाहर चले जाएँ। और इससे अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी और हमारे यूथ की डेवलपमेंट बढ़ जाएगी। अच्छा, नाम जो है, एक नाम इंस्टीट्यूशन का बड़ा आइडियल होता है। ये आपका नाम जो है, आप चूँकि अमेरिका में रह के आए हैं, यूरोप में पूरी दुनिया घूमे, तो नाम की इंस्पिरेशन इब्ने खल्दून से कैसे? वो हिस्सा ये है कि इब्ने खल्दून जो है एक सोशियोलॉजिस्ट है। ठीक है।
वो सोशियोलॉजिस्ट बहुत मशहूर है, दुनिया में नंबर 1 सोशियोलॉजी कहला जाता है, पहला। ठीक है। उसकी किताबें हैं काफ़ी लिखी, एक किताब उसकी बड़ी मशहूर है, उसका नाम है अल-मुक़द्दमा। ठीक है। उसने लिखा था कि किस तरह सोसाइटीज़ फॉल और राइज होती हैं। तो वो हमने उसकी किताब में पढ़ा था टेक्स्ट में, तो मुझे उसका बड़ा, उसकी तालीमात, उसका एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है, कोई सोसाइटी तरक्की नहीं कर सकती अगर वो सोशल जस्टिस को फॉलो नहीं करेगी। जो सोसाइटी फॉल हो जाती हैं वहाँ जस्टिस ख़त्म हो जाता है। फिर एक हमारे उस्ताद थे, बहुत बड़े स्कॉलर थे, बहुत बड़े एक्टिविस्ट थे, डॉक्टर इकबाल अहमद। उन्होंने पाकिस्तान आए थे एक प्रपोज़ल लेकर, खल्दून यूनिवर्सिटी ऑफ सोशल साइंस ह्यूमैनिटीज़ की उनका था। अच्छा। बेनज़ीर भुट्टो ने उनको एक्सेप्ट कर लिया था, ज़मीन भी दे दी थी, पर समहाउ गवर्नमेंट ने उनको ज़मीन नहीं दी। वो चक्कर लगाते रहे, कागज़ों में उनको मिल गई, वो चक्कर लगाते रहे बेचारे, इसी चक्कर में प्रोसेस में बेचारे उनकी डेथ भी हो गई। अच्छा। मैंने सोचा उनकी जो एक विजन था उसको लेकर आगे बढ़ूँगा। ये भी एक रीज़न ये भी थी दुनिया बनाने की। निज़ामुद्दीन साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और हमारे सामीन के लिए और नाजरीन के लिए नॉलेज शेयरिंग की। उम्मीद है कि हमारे नाजरीन को आपका प्रोग्राम भरपूर पसंद आएगा। शुक्रिया बहुत बहुत आपका आने का, मुझे बड़ी खुशी मैं आपसे शेयर कर सकूं जो मेरे तजुर्बात है। अब मकसद मेरी ज़िंदगी का ये है कि मैं तजुर्बात को शेयर करूं। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया बहुत।